हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2022 से रिलेटेड करंट अफेयर। उसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्री बीज। तो हम स्टार्टिंग में बेसिक से शुरू करेंगे कि फ्री बीज क्या होते हैं और फ्री बीज हमारे लिए सही हैं या कहाँ तक गलत हैं और उनके लिए क्या लीगल प्रोविजंस हैं अभी हमारे पास। तो हम फर्स्ट एक फ्लो चार्ट के थ्रू ट्राई करेंगे उसको समझने का। उसके बाद जो एक नोट्स की फॉर्म में डिक्टेशन रहने वाला है वो हम स्लाइड के थ्रू कवर करने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक फ्री बीज। तो फ्री बीज जैसा कि हम जानते हैं, हम सब लोग, फ्री बीज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है लोगों को। तो फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है जैसे कि पानी या फिर कोई लैपटॉप किसी पॉलिटिकल पार्टी ने प्रॉमिस किया है, तो वो सब इसके अंडर में आता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि फ्री बीज को हमें जो सब्सिडीज हैं उनसे अलग करके देखना है। सब्सिडीज बेसिकली प्रोडक्टिव मानी जाती हैं। किस सेंस में प्रोडक्टिव मानी जाती हैं? ये पर्टिकुलरली किसी टारगेट के लिए, किसी डिमांड को फुलफिल करने के लिए दी जाती हैं। और फ्री बीज जो रहती हैं वो पॉपुलिस्ट मेजर के थ्रू आती हैं, जो कि एक तरीके से वेस्टेज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज माना जाता है। तो इसीलिए हमें सब्सिडीज से इसको अलग करके देखना है। साथ में हमें कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट व्यूज के बारे में देखना है कि अलग अलग, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज के बारे में क्या कहा है, इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड है हमारा। तो ये बात तो तय है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे काफी सारे केसेस में बोला है कि फ्री बीज जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है उसके प्लेटफॉर्म को डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा जो हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के हेड थे NK सिंह जी, उन्होंने भी कहा है कि ये एक फाइनेंशियल डिजास्टर हो सकता है स्टेट के लिए अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो इन सब बातों से पता हमें चलता है कि इनको हमें रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का एक फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए जिसके तहत इनको कंट्रोल करें। लेकिन होता ये है, उसके लिए हमारे पास बैकिंग होनी चाहिए, कौन कंट्रोल करे उसको। ये सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ कि फ्री बीज क्या होते हैं। एनीथिंग दैट इज प्रोवाइडेड और गिवन फ्री ऑफ चार्ज। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और इसी तरीके से हमने ये भी बताया है कि सब्सिडी और फ्री बीज में क्या डिफरेंस है। तो हमें इन दोनों को ध्यान में रख के ही कोई कमेंट करना है लास्ट में कि ये सही है या गलत है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अलग अलग व्यू हैं हमारे सब्सिडीज को लेके, सब्सिडीज को ना लेके, ये फ्री बीज को लेके। और इन बीज के बारे में हम देखेंगे कि कौन से व्यू हमें एक आइडियलिस्टिक व्यू हो सकता है हमारे लिए। पहला, जैसे सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं, इन्होंने इसके अगेंस्ट में बोला है कि इट सेक्स द रूट्स ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इसी तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं NK सिंह के बारे में कि ये फिस्कल डिजास्टर प्रूव हो सकता है स्टेट के लिए। इसके अलावा एक इसके फेवर में भी कई सारे व्यूज हमें सुनने को मिलते हैं। उसमें से मेजर व्यू है हमारी सरकार का। सरकार कहती है हमें कि फ्री बीज का जो डिसीजन है वो एक पॉलिसी डिसीजन है और पॉलिसी डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव रहता है और ये आप वोटर्स के ऊपर छोड़ दीजिए कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे या नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। तो ये चीजें हमें वोटर्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, वो इसको कंसिडर करके वोट करें। पब्लिक अपने हिसाब से देखे कि उनको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक इसको लेके 2013 में हमारा एक जजमेंट रहा है सुप्रीम कोर्ट का, S सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। इसमें यह बात कही गई थी कि फ्री बीज को लेके कोई ऐसा कानून है जिसके तहत हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर सकता है, इनको रेगुलेट कर सकता है। तो ये पाया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हमारा कोई भी प्रोविजन है, सेक्शन 123 RPA एक्ट 1951, वो करप्ट प्रैक्टिसेस से डील करता है, लेकिन जो फ्री बीज है हमारी करप्ट प्रैक्टिसेस में काउंट नहीं होती हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारा उसके तहत कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है फ्री बीज के लिए। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक गाइडलाइंस बनाए जिसके तहत फ्री बीज को रेगुलेट किया जाए। तो उस टाइम पे 2017 में हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पॉलिटिकल पार्टीज से मिलके गाइडलाइंस बनाई जिनको चैप्टर 8 के अंदर इंक्लूड किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। उसके तहत फ्री बीज को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस बनी है ताकि जो कैश वगैरह दिया जाता था पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, वो कैश पे एक
उसको रोका जाए ताकि लोग उससे इन्फ्लुएंस होके और उन्हीं चीज़ों पे वोट ना करें। तो इसके बाद भी ये रहा कि उसको इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे भी एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि ये सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ही रेगुलेट कर सकते हैं, बाकी टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए लोगों ने कई सारी पेटिशंस फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, और उन पेटिशंस का आउटकम ये रहा कि इसके लिए और डीपर स्क्रूटनी के तहत ये पाया गया कि आर्टिकल 3 to 4 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो एक्ट कर सकता है ऐसी पार्टीज के अगेंस्ट में जो कि इसका मिसयूज करती हैं। लेकिन फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने, अभी 2020 में एक केस हुआ तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश में एक कंटेस्टेंट थे जिन्होंने जनरल इलेक्शन में फाइट किया था। उनको लेके ये बात कही गई कि आप इस तरीके से कोई भी फ्री बीज देते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से एग्री नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई आप ये तरीके से प्रिवेंट नहीं कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री बीज देने के लिए। उनको आपके पास ये पावर नहीं है आर्टिकल 3 to 4 के अंडर में कि आप उनके अगेंस्ट डी रजिस्टर करो या उनके इलेक्शन सिंबल्स को डी रजिस्टर करो। आप सिर्फ वहीं पे एक्ट कर सकते हो जहां पे कोई भी कानून अगर बनाया है पार्लियामेंट ने वो साइलेंट है। कहने का मतलब उस चीज के ऊपर कानून पहले से बना होना चाहिए, लेकिन उस कानून में कुछ लूप होल्स हो, उस पे आप उसको वैक्यूम को पूरा भर सकते हैं अपनी गाइडलाइंस बना के, लेकिन एक नया कानून नहीं बना सकते हैं खुद से डी रजिस्टर करने को लेके। और डी रजिस्टर करने का एक प्रोविजन हमारे एक अलग से केस रहा है 2002 में। उसमें क्या रहा था केस में, वो केस था हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में हमने बताया है कि आर्टिकल 3 to 4 के अंडर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बस 3 रीजन्स के ऊपर किसी भी पार्टी को डी रजिस्टर कर सकता है, तो फ्री बीज के लिए उनके पास डी रजिस्टर करने की पावर नहीं है। वो 3 कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन थी उसमें कि आपने अगर रजिस्ट्रेशन फ्रॉड या फोर्जरी इसके तहत हासिल किया है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको डी रजिस्टर कर सकता है। सेकंड था, अगर फेथ और एलिजेंस आपका कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रहा है, किसी भी पार्टी का नहीं रहा है, तो उसके अंडर में वो आपको डी रजिस्टर कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड है एनी अदर सिमिलर ग्राउंड, सिमिलर सिचुएशन। तो ये बात तय हो चुकी थी इन 2 केसेस के बाद 2020 में कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पास ना तो आरपीए एक्ट के अंडर में पावर है फ्री बीज के अगेंस्ट एक्ट करने का, ना ही आर्टिकल 3 to 4 के अंडर में पावर है। तो अब बात आती है कि इसके लिए किया क्या जा सकता है। इसके लिए किया जाने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है कि ये एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन का पार्ट है और इसके लिए हमारी जो पार्लियामेंट है या स्टेट असेंबलीज हैं इसके लिए कानून बनाना चाहिए ताकि इसको रेगुलेट किया जा सके। तो इसी से रिलेटेड हम बाकी की जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो 1 by 1 स्टडी करते हैं ताकि आपका जो मेंस का क्वेश्चन है वो भी एक कवर हो पाए कि फ्री बीज कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। दूसरा क्या, अगर कोई एमसीक्यू जाता है इसके बेसिस पे तो आप उसको भी हैंडल करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं ये सारी चीजें। ये हमने देखा है कि ये हमने डिस्कस किया है अभी सुब्रमण्यम बालाजी में, गाइडलाइंस हमारी बनी थी जिसके तहत सभी पार्टीज को एक डिक्लेरेशन फाइल करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कि वो कौन से फ्री बीज दे रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी बताया है कि वो सिर्फ उसी टाइम पे होगा जब इलेक्शंस अनाउंस हो चुके होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि प्रेजेंटली इसका लीगल स्टैंड क्या है। जो हमने 2020 में केस के बारे में डिस्कस किया है वो केस पेंटापति पुल्ला राव इन्होंने फाइल किया था 2019 जनरल इलेक्शन के टाइम पे। इनका कहना यह था कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये एक तरीके से होना नहीं चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि ये सारी चीजें एक 3 to 4 के अंडर में नहीं आएंगी, इसके लिए अलग से लेजिस्लेशन हमारा चाहिए। तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रेजेंट लीगल स्टेटस के बारे में। एस सुबर डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन 123 जो कहता है कि करप्ट प्रैक्टिसेस, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अंडर में नहीं आएगा हमारा फ्री बीच। तो ये प्रेजेंट लीगल स्टेटस हुआ हमारा। एक इसको हम कंक्लूड करना चाहें कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें कई सारी चीजें देखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें कि हमें ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि वो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव है, किस कैटेगरी में आता है हमारा फ्री बीज। कुछ फ्री बीज होते हैं प्रोडक्टिव कैटेगरी में आते हैं, उनको हमें कंटिन्यू करना चाहिए। वो कौन सी चीजें आती हैं? फॉर इंस्टेंस एमजी नरेगा एक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है हमारी सरकार, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो हमारा, उससे हो क्या रहा है, अभी हमने कोविड टाइम में देखा कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट के साथ में उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, उनको पॉवर्टी में जाने से बचाने का काम है, इन दोनों चीजों ने किया है। तो ये एक पॉजिटिव है, प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, ये डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए हमारा। इसके साथ में कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि लोन वेवर। लोन वेवर में होता यह है कि वो क्रेडिट इनडिसिप्लिन का काम करता है कि कॉन्टिन्यूसली लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट उनके लिए अनाउंस करेगी बाद में कि आपका फार्म लोन वेवर हमने कर दिया है तो आपको पे करने का जरूरत नहीं है। तो ये क्या करता है कि लोगों को मोटिवेट करता है कि नेक्स्ट टाइम भी वो नहीं पे करेंगे और सरकार उनका माफ कर देगी। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली फार्मर्स डेट ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो ये बुरा है, इस तरीके के हमें प्रोमिसेस नहीं करने चाहिए, फ्री बीज नहीं देने चाहिए फार्मर्स को। लेकिन एमजी नरेगा और पीडीएस ये डिजायरेबल है, तो ये हमें कंटिन्यू करने की जरूरत है। इसके अलावा फ्री बीज का सबसे डिसाइडिंग फैक्टर क्या होना चाहिए? सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल हेल्थ कैसी है, वो उसकी फिस्कल कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। फिस्कल कैपेसिटी को हम मेजर करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारी सरकार का। फिस्कल डेफिसिट, जो आइडियल फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना होना चाहिए, वो हमारा एक्ट बताता है, एफआरबीएम एक्ट तय करता है उसको। ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के 3% ऑफ जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अभी सिचुएशन है हमारी, यूनियन गवर्नमेंट का तो कहीं इससे ज्यादा है 3% से। अभी हमारा टारगेट है 2022 में 6.4 पे लेके आना है इसको, और ये आइडियल है हमारा 3%। तो देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रेव सिचुएशन है यूनियन गवर्नमेंट के लेवल पे। बट जहां तक कि स्टेट्स की बात आती है, तो स्टेट्स के लिए ये 3% से नीचे है। तो डिफरेंट स्टेट्स इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर बहुत ज्यादा पे ना करना पड़े। और ये इसलिए भी ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम में हमारा इस तरीके की स्कीम्स पे एक्सपेंडिचर, जो हमारी इकोनॉमी है वो स्लो डाउन के फेस से गुजर रही है। और जब आप वेलफेयर स्पेंडिंग करते हैं तो लोगों को लोग अपनी चीजों पे खर्च करते हैं, उनकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ती है। जब वो अपनी चीजों पे खर्च करेंगे, बाय करेंगे, तो डिमांड एनहांस होगी इकोनॉमी में, और डिमांड एनहांस होने की वजह से हमारी ग्रोथ बूस्टअप होगी। सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ओवरऑल जीडीपी हमारी ग्रो करेगी। तो इसलिए फ्री बीज ऑल टुगेदर एक नेगेटिव चीजें नहीं है, लेकिन उनको फिजिकल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, और जो हमारी बाकी की नॉन प्रोडक्टिव फील्ड है उसमें ना करके हम इसका फायदा उठा सकते हैं। और जहां तक इसको रेगुलेट करने की बात है, इसके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनना चाहिए जो कि पार्लियामेंट बनाएगी। आई होप हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं अच्छे से। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये एक क्वेश्चन बनता है इसी एरिया से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, फ्री बीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज दे वोलेट्स आर्टिकल 14। सेकंड है हमारी, द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स वर्डिक्ट ऑफ 2002 इन केस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एंड अदर्स हैड डायरेक्टेड दैट द इलेक्शन कमीशन हैड नो पावर to cancel the registration of political parties except on the 3 grounds. And the third statement is, election commission has no power to cancel registration of a political party deregister election symbols who offers free beach. देखिए,
पहली वाली जो बात है आर्टिकल 14 का वॉयलेशन, ये बात सही नहीं है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वेलिटी। ये बात सही है कि इसमें टारगेटेड हमारा नहीं रहता है फ्री बीज, ये ऑलमोस्ट एक बड़े सेक्शन के लिए पॉपुलिस्ट मेजर के तहत दी जाती है, लेकिन इसको हम आर्टिकल 14 का वॉयलेशन नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका कोई लीगल प्रोविजन नहीं है और स्टेट टू स्टेट ये वेरी भी करता है। और सेकंड जो बात है, हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया है, 2002 का ये जजमेंट है हमारा, जिसमें ये बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री बीज के लिए डी रजिस्टर कर दे। ये 2022 में भी बात कही गई है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था लास्ट पेटिशन में, इससे पहले वाले पेज पे। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है हमारी। इसके अलावा थर्ड जो स्टेटमेंट आती है हमारी, हैज नो पावर टू कैंसिल रजिस्ट्रेशन, ये बिल्कुल सही है। अभी अभी हमने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी एंड सी। फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये टॉपिक हमारा अच्छे से कवर हो चुका है। अगर हमारा प्रीलिम्स या मेंस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से हम उसको हैंडल कर पाएंगे। जहां तक मेंस के क्वेश्चन का सवाल रहता है, मेंस में हमें कीवर्ड्स पे फोकस करना चाहिए। कीवर्ड्स जैसे कि हमने हमारे इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं, उनको हम याद रखेंगे या फिर उनको ड्रॉप करेंगे हमारे आंसर्स में, तो काफी वैल्यू एडिशन का काम होता है। जैसे कि एनके सिंह, इनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है, ये वैल्यू एडिशन का काम करता है हमारे आंसर्स में, ताकि हमारे को ज्यादा से ज्यादा उस पर स्कोर मिल पाए। कई बार हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं लेकिन हमारे को बैक करने के लिए उसके पास एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हम इनको देखेंगे, ये गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, पॉलिसी डिसीजन, ये कीवर्ड्स है हमारे इसके। सुब्रमण्यम बालाजी, इनको अगर हम याद करेंगे तो हमें फायदा ये रहेगा कि हम इनको मेंस के लिए ड्रॉप कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।